आज की ताजा खबर सीधा कानूनी गलियारों से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जय किशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में डिसाइड किया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज के अंडर रजिस्टर की गई एफआईआर की सख्त स्क्रूटनी जरूरी है ताकि इसका मिसयूज प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में ना हो। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि सिर्फ एक क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर होने की वजह से आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही रूलिंग दी कि अथॉरिटीज को एक्ट के स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लगाने का बिना किसी सीमा के डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच ने 3 इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रजिस्टर किए गए क्रिमिनल केस को क्वैश कर दिया, जो कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986 के तहत फाइल हुई थी। कोर्ट ने देखा कि ये एफआईआर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से कल्मिनेट हुई थी। एफआईआर के कंटेंट्स को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि ये इंडिविजुअल्स किसी गैंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जो पब्लिक इंटिमिडेशन या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ी। जस्टिस अमानुल्लाह के द्वारा पास किए गए जजमेंट में ये कहा गया कि कोर्ट्स को इंश्योर करना चाहिए कि स्ट्रिंजेंट लॉ जैसे गैंगस्टर्स एक्ट के अंडर प्रोसिक्यूशन होने से पहले स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का स्ट्रिक्ट अधेरेंस हो। कोर्ट ने रिसेंट केस मोहम्मद रहीम अली अलियास अब्दुल रहीम वर्सेस स्टेट ऑफ असम का रेफरेंस दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी स्पेशल लॉ के प्रोविजंस एक सिटीजन के जनरल राइट्स के डेरोगेशन में, तो ऐसे स्टैट्यूट का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। कोर्ट ने मोहम्मद वाजिद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट्स को सिर्फ एलिगेशंस पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इंश्योर करना चाहिए कि स्पेशल लॉज के अंडर केसेस स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड को मीट करें। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कोर्ट ने अपील अलाउ की और अपीलेंट्स के अगेंस्ट केस को क्वैश कर दिया। बात करें हमारी अगली खबर की, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ड्राफ्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 पब्लिश किया है, जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 को अमेंड करने का प्रपोजल देता है। पब्लिक कमेंट्स भी इस पर इनवाइट किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर भी विचार विमर्श किया गया है, जैसे नंबर 1, बीसीआई में सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स। सेक्शन 4 में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया, जिसमें बीसीआई या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसके अलावा 2 विमेन एडवोकेट्स का इंक्लूजन भी इंश्योर किया जाएगा। नंबर 2, स्ट्राइक्स और बॉयकॉट पर प्रोहिबिशन। कोर्ट के काम का बॉयकॉट या ऑब्स्ट्रक्शन करना मना होगा, और अगर कोई एडवोकेट कोर्ट के काम में रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि एडवोकेट स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उससे जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट ना हो रहा हो, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस या प्रोफेशनल कंडक्ट को लेकर कंसर्न्स रेज होना। नंबर 3, स्ट्राइक्स और बॉयकॉट पर एक्शन लेने के लिए स्पेशल कमेटी अंडर सेक्शन 9B स्पेशल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो स्ट्राइक्स या मिसकॉन्डक्ट एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेगी। कमेटी के चेयरपर्सन एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और इसमें 2 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, एक सीनियर एडवोकेट और एक बीसीआई मेंबर होंगे। अगर कमेटी की रिपोर्ट जनरल बॉडी को दी जाती है तो बीसीआई एप्रोप्रिएट एक्शन या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है। नंबर 4, क्रिमिनल कन्विक्शन पर रिमूवल फ्रॉम स्टेट रोल। अगर किसी एडवोकेट को 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसका नाम स्टेट रोल से हटा दिया जाएगा। 3 साल से ज्यादा के कन्विक्शन पर एडवोकेट को स्टेट बार काउंसिल से एनरोल होने के लिए परमिशन लेनी होगी। अगर सजा 5 साल से कम है तो एडवोकेट रिलीज के 2 साल बाद वापस एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर 5, फॉरेन लॉ फर्म्स की एंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलेगी कि वो फॉरेन लॉ फर्म्स और फॉरेन लॉयर्स की एंट्री के लिए रूल्स बनाए। सेक्शन 49A के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बीसीआई को डायरेक्शन दे सकती है ताकि रूल्स और ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो सके। ये बिल लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रपोज किया गया। द यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द असिस्टेंट डायरेक्टर वर्सेस कन्हैया प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल को रद्द कर दिया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 45 में दिए गए ट्विन कंडीशंस को पूरा नहीं किया था। कोर्ट ने दोबारा ये स्पष्ट किया कि सेक्शन 45 के कंडीशंस का पालन करना अनिवार्य, चाहे बेल की एप्लीकेशन सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत ही क्यों न दी गई। साथ ही सेक्शन 24 ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति पर सेक्शन 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है तो जब तक विपरीत प्रमाणित ना हो, मान लिया जाएगा कि क्राइम के प्रोसीड्स मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल। इसका मतलब ये है कि आरोपी पर यह भार होगा कि वो साबित करे कि क्राइम के प्रोसीड्स मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक आम अपराध नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है जो देशों की अर्थव्यवस्था, उनकी संप्रभुता और अखंडता पर प्रभाव डालता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया, जब भी किसी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की बेल एप्लीकेशन पर विचार किया जाए तो कोर्ट को बिना किसी लघु या साधारण दृष्टि से देखे इस अपराध की इस गंभीरता और सेक्शन 45 के सख्त नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केवल संक्षिप्त ऑर्डर्स पास करके बेल उचित नहीं है। कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि सेक्शन 45 की ट्विन कंडीशंस अनिवार्य प्रकृति की हैं। विजय मदन लाल चौधरी और तरुण कुमार वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी जैसे केसेस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा
इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेक्शन 45 में दिए गए 2 कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है और बिल एप्लीकेशन सुनते समय उनका ध्यान रखना अनिवार्य है ताकि पीएमएलए के उद्देश्यों को बनाए रखा जा सके। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की अपील को स्वीकार करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और प्रसन्न बी वरले की बेंच ने रिस्पोंडेंट या आरोपी के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था अपीलेंट या ईडी ने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं वो सेक्शन 50 पीएमएलए के तहत दिए गए इसमें, इसलिए वे सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 समन्ड व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस के हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन तभी लागू होता है जब किसी व्यक्ति पर आरोप लग चुका हो, न कि तब जब उससे सेक्शन 50 पीएमएलए के तहत समन किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग एक इंडिपेंडेंट अपराध है। कोर्ट ने रिस्पोंडेंट का यह तर्क भी खारिज कर दिया कि क्योंकि उस पर प्रेडिकेट ऑफेंस में आरोप नहीं है इसलिए उसे समन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है और ये प्रेडिकेट ऑफेंस से अलग है, इसलिए कोर्ट ने ईडी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपी की बेल रद्द कर दी। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी इंसाइटफुल लगी होगी। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।